अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हेडिंग का क्या मतलब है। देखो, इसमें दो वर्ड है, एक है डोज, एक है रिस्पॉन्स। यानी कि जो भी हम लोग पेशेंट को ड्रग का जो डोज देंगे, उस डोज के ऊपर उसका रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशन में पहला पॉइंट है चेंजेस इन द डोज इज इक्वल टू चेंजेस इन रिस्पॉन्स। यानी कि डोज अगर चेंज हो करेंगे हम लोग, तो डोज चेंज करने की वजह से रिस्पॉन्स में भी चेंज आएंगे, यानी कि जो बायोलॉजिकल एक्शन होगा ड्रग का उसमें भी चेंजेस आएंगे डोज को चेंज करने से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एगोनिस्ट मिमिक। मिमिक का मतलब इंग्लिश में होता है कॉपी करना। यानी कि जो एगोनिस्ट वाला ड्रग होता है वो कॉपी या मिमिक करता है एक्शन ऑफ इंडोजीनियस लीगेंड्स। जो भी हमारे पास इंडोजीनियस, मैंने पहले बताया, इंडोजीनियस मतलब जो बॉडी के इनसाइड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह हो गया। तो बॉडी के अंदर जितनी भी इंडोजीनियस लीगेंड्स होते हैं, तो उनका जो एक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन है हमारे पास, वो इंडोजीनियस है। तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो एक्शन है उसको एगोनिस्ट वाला ड्रग कॉपी या मिमिक करता है। ठीक है, तो मिमिक का इंग्लिश में ये मतलब होता है कि कॉपी करना किसी इंडोजीनियस लिगेंड के एक्शन को। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मिमिक या कॉपी कैसे होता है, एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल आइसोप्रोटर्नॉल एक ड्रग है जो कि एक्ट सेम या फिर एक्ट या कॉपी एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। जो कि आइसोप्रोटर्नॉल एक ड्रग है जो कि हमारे पास इंडोजीनियस नॉरएपिनेफ्रिन सब्सटेंस का एक्शन को कॉपी करता है। अब नॉरएपिनेफ्रिन का क्या काम है हमें ऑलरेडी पता लग चुका है कि नॉरएपिनेफ्रिन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अल्फा 1 पे काम कर रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन कंस्ट्रक्शन कर रहा था ना। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है बीटा 1 रिसेप्टर, यानी कि अल्फा 1 पे भी काम करता है और बीटा 1 पे भी नॉरएपिनेफ्रिन काम करता है। अब ये आइसोप्रोटेनोल कैसे जो है मिमिक करता है नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शन को, वो समझते हैं। तो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट में होता है, ठीक है, दिल में। तो दिल में बीटा 1 रिसेप्टर पे नॉरएपिनेफ्रिन जब बाइंड होता है, तो इस बाइंडिंग की वजह से हमारे पास हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। अब यही सेम एक्शन की बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड हो और हार्ट रेट इंक्रीज हो, यही तो यही सेम एक्शन को कॉपी करेगा कौन, आइसोप्रोटर्नॉल। तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कि आइसोप्रोटर्नॉल जो है वो कॉपी या मिमिक करेगा एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को। और नॉरएपिनेफ्रिन का जो फंक्शन है वो ये वाला है, इंक्रीज हार्ट रेट वाला। ठीक है, बीटा 1 के केस में। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर की बात करें तो उसमें वो कंस्ट्रक्शन कर रहा था एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स की वगैरह वगैरह। सो इस एक्शन को कॉपी करेगा आइसोप्रोटर्नॉल। सो इट मीन्स कि ये इसके एक्शन को मिमिक या कॉपी कर रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हो गए। अब इसमें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। यानी कि ड्रग का जो एक्शन या इफेक्ट है जो ड्रग का, उसका जो स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा ताकत के साथ वो अपना एक्शन शो करेगा। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक है हमारे पास डोज, ठीक है, डोज पे डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट। और दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट डिपेंड करेगा फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जिसमें हमारे पास ADME वाली प्रोसेस आ जाते हैं काइनेटिक्स में। ए मतलब एब्जॉर्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबॉलिज्म, ई एक्सक्रीशन। तो ये जो आदमी वाला प्रोसेस है ये फार्माकोकाइनेटिक में आता है, और इस फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस के ऊपर भी स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग इफेक्ट डिपेंड करता है, और डोज के ऊपर तो वैसे भी करता ही करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन था डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का। और अगर बात करें एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो तो मैं ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जब कोई ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में चला जाए तो वो एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद जब ब्लड से वो टिश्यू में जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाए, मतलब ड्रग जो है वो स्मॉल मेटाबोलाइट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो मेटाबॉलिज्म है, लिवर में होता है। और अगर ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए तो वो एक्सक्रीशन है। ठीक है, सो ये फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस थे। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है ड्रग के साथ, जबकि डायनेमिक का मतलब है कि ड्रग क्या करता है, ड्रग क्या एक्शन करता है बॉडी में, वो डायनेमिक में आ जाता है। सो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में इसकी क्लासिफिकेशन है, मतलब टाइप्स है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, इसमें हमारे पास एक होता है ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, और दूसरा हमारे पास होता है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के अंदर फिर एफिकेसी और पोटेंसी आ जाती है, और क्वांटल के अंदर हमारे पास थेरापेटिक इंडेक्स और क्लिनिकल एप्लीकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन देख लो। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है, ये हमारे पास हेडिंग हो गई। ओके, सो ग्रेडेड में क्या होता है, पहला पॉइंट
इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन या ड्रग की डोज ज़्यादा करने से हमारे पास जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा ड्रग का, वो इंक्रीज करेगा डोज या कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की वजह से। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अनटिल ऑल रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड, यानी कि जब हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ड्रग का इफेक्ट या एक्शन भी इंक्रीज होगा। ये एक्शन या इफेक्ट तब तक इंक्रीज होगा डोज के साथ जब तक सारे के सारे रिसेप्टर्स ऑक्युपाई, या मतलब सारे के सारे रिसेप्टर ब्लॉक नहीं हो जाते। ठीक है, ड्रग की वजह से। यानी कि ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इफेक्ट तब तक बढ़ेगा जब तक सारे रिसेप्टर ऑक्युपाई नहीं हो जाते। ठीक है, यानी कि सारे रिसेप्टर्स पे ड्रग बाइंड हो जाए, तो इट मीन्स कि सारे रिसेप्टर जो है वो ऑक्युपाई हो चुके हैं। अब इसके अलावा कोई और फ्री या एक्स्ट्रा रिसेप्टर खाली नहीं पड़ा हुआ कि जिस पे मजीद जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो बाइंड हो सके। तो इस वजह से जो हम कहते हैं कि जब सारे रिसेप्टर ऑक्युपाई हो जाते हैं और कोई भी खाली रिसेप्टर नहीं होता, तो हमारे पास मजीद डोज इंक्रीज़ करने से, मजीद कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से ड्रग का इफेक्ट फिर आगे मजीद इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, शुरू में हो गए इंक्रीज जब तक रिसेप्टर खाली हैं सारे के सारे, जब रिसेप्टर सारे मतलब हो गए, ऑक्युपाई हो गए, तो फिर उसके बाद मजीद इंक्रीज से जो है इफेक्ट इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास है प्लॉट डोज या ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रिस्पॉन्स ग्राफ, यानी कि हम लोग ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को ग्राफ में शो करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हम लोग डोज या ड्रग की कंसंट्रेशन को लेंगे एक्स एक्सिस पे यानी कि नीचे, और रिस्पॉन्स को हम लोग जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पे देखो हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें हम लोगों ने डोज या ड्रग की कंसंट्रेशन, तो इसमें हमने और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्स हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इसमें ग्राफ होते हैं ना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर पैराबोला ग्राफ। ठीक है, इसको एंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला। यानी कि इस तरह का जब हमारे पास लाइन ग्राफ में शो होती है तो उसको हम लोग एंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज़ आवर एंगुलर हाइपरबोला, जो कि हमें ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की ग्राफ में दिखाई देता है। और अब ये भी हमें पता है कि हम लोग ने डोज या कंसंट्रेशन को नीचे एक्स एक्सिस पे लिखना है और वाई एक्सिस पे हमने रिस्पॉन्स ऑफ परसेंटेज को लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की इंट्रोडक्शन थी जो हमने पढ़ ली। ये पॉइंट ज़रा दोबारा इसके देख लो। अब हम लोग ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के अंदर हम लोग पहले पोटेंसी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारे पास ड्रग की टू मेजर प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम लोग एफिकेसी और पोटेंसी कहते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज़ को, एफिकेसी को और पोटेंसी को, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर हाइपरबोला ग्राफ या कर्व। ठीक है, एंगुलर हाइपरबोला कैसे दिखता है वो मैंने पीछे लेक्चर में बता दिया। ओके, सबसे पहले हम अब डिस्कस करते हैं पोटेंसी को। पोटेंसी हमारे पास क्या है डिफिनीशन? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक इफेक्ट, यानी कि कोई भी डिज़ायर्ड या स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना ड्रग चाहिए, इसकी मेजरमेंट को हम लोग पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, मेजरमेंट, पोटेंसी क्या है? पोटेंसी मेजरमेंट है कि कितना ड्रग हमें चाहिए स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ये डिफिनीशन है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि EC50 वैल्यू इज़ यूज टू फाइंड पोटेंसी, पोटेंसी को मालूम करने के लिए, किसी भी ड्रग को मालूम करना कि वो कितना पोटेंट है, उसके लिए हम लोग EC50 की वैल्यू यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ EC50 क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। EC50 हमारे पास क्या होता है? इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो कि 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स अगर 100% है तो 100% हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स है। तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स का 50% रिस्पॉन्स अगर कोई ड्रग प्रोड्यूस करे तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग EC50 कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी कि जिस कंसंट्रेशन पे ड्रग ने 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग EC50 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एंगुलर हाइपरबोला कर्व है, देखो ये। अब इसमें हमारे पास मैंने वाई एक्सिस पे रिस्पॉन्स है 0%, 50% रिस्पॉन्स, 100% रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स लिख दिया। ठीक है, नीचे हमारे पास डोज है। ठीक हो गया? अब 100% हमारे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा और मैक्सिमम रिस्पॉन्स या मैक्सिमम इफेक्ट का 50% इफेक्ट कोई ड्रग प्रोड्यूस करे तो उस वैल्यू को हम लोग EC50 कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास हमने दो ड्रग दिए हैं पेशेंट को, ड्रग ए और ड्रग बी। ठीक है, ड्रग ए जो हमने जब ड्रग ए का डोज दिया पेशेंट को तो यहाँ पे देखो ड्रग ए वाली जो लाइन है वो सीधा ऊपर चली गई इस तरह से। ठीक है, मतलब ये जो 50% जो इफेक्ट था
ड्रग ए की वो कंसंट्रेशन कि जिस पे इसने 50% इफेक्ट या 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, वो यहाँ पे ड्रग ए का देखो जल्दी अचीव हुआ है। और इसी को हम लोग EC50 वैल्यू कहते हैं, जो मैंने नीचे यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, ठीक है। ये EC50 है ड्रग ए का, यानी कि ड्रग ए हमने जब दिया तो वो जल्दी से EC50 वैल्यू उसने अचीव कर ली, जल्दी से ड्रग ए ने 50%। तो यहाँ पर ड्रग ए और ड्रग बी दोनों के लाइन को ज़रा कंपेयर करो, तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो ड्रग ए की EC50 वैल्यू देखो यहाँ पे, ये मैंने डॉट डॉट जो बनाए हैं ये वाला, ये EC50 वैल्यू है ड्रग ए का, जबकि ड्रग बी का EC वैल्यू देखो बाद में यहाँ पे आया हुआ है। तो किसका EC वैल्यू जल्दी आया? ड्रग ए का जल्दी आया ना। सो इट मीन्स कि ड्रग ए जो है वो 50% रिस्पॉन्स जल्दी प्रोड्यूस करेगा, और इसकी जो EC50 वैल्यू है ड्रग ए की वो स्मॉल होगी, यानी कि EC50 वैल्यू ड्रग ए की कम होगी और 50% रिस्पॉन्स ड्रग ए जल्दी प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू ड्रग बी। ड्रग बी का रिस्पॉन्स जो होगा 50%, वो देखो यहाँ पे लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है ड्रग बी की, और देखो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इसने 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है। तो रिस्पॉन्स भी लेट प्रोड्यूस किया ड्रग बी ने, और ड्रग बी की जो EC50 वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। तो जब EC50 वैल्यू कम होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, EC50 वैल्यू क्या होगा? कम होगा, जैसे ड्रग ए की कम है, तो कम वाली EC50 वैल्यू का ड्रग जो होता है वो मोर पोटेंट होता है, ठीक है, मोर पोटेंट, यानी कि ड्रग ए इस केस में मोर पोटेंट है क्योंकि उसकी EC50 वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। सो EC50 वैल्यू कम होगी तो ड्रग मोर पोटेंट होगा, जैसे यहाँ पे EC50 वैल्यू ड्रग ए की पहली अचीव हुई है तो वो मोर पोटेंट है, और ड्रग बी जो है वो लेस पोटेंट है क्योंकि उसकी EC50 वैल्यू बाद में अचीव हुई है। जब मोर पोटेंट ड्रग होगा, जैसे ड्रग ए मोर पोटेंट है, तो वो 50% रिस्पॉन्स भी जल्दी ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो EC50 ड्रग ए का वो कंसंट्रेशन है कि जिस पे वो 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, यानी कि जो 100% मैक्सिमम इफेक्ट है उसका कम से कम 50% रिस्पॉन्स जो है ड्रग ए जल्दी प्रोड्यूस करता है, और ड्रग बी जो है वो लेट प्रोड्यूस करता है, तो मोर पोटेंट ड्रग ए हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास दो ड्रग है, लेट सपोज 50 mg है और दूसरा 100 mg है, ठीक है। जितना इफेक्ट 100 mg वाला प्रोड्यूस कर रहा है ना, 100 mg ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया वही सेम इफेक्ट अगर 50 mg वाला ड्रग बी प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, तो देखो इसकी mg ज़्यादा है और इफेक्ट सेम है दोनों का। तो कम mg वाला ड्रग सेम इफेक्ट जब प्रोड्यूस करे, मतलब 50 mg वाले ने 100 mg के बराबर इफेक्ट शो किया, सो इट मीन्स कि यहाँ पे 50 mg वाला जो ड्रग है वो मोर पोटेंट है। ये सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, mg की बेसिस पर, यानी कि 100 mg का इफेक्ट जो था वो दूसरे ड्रग ने 50 mg पे ही शो कर दिया, तो वो 50 वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका, ताकत उसका ज़्यादा है, वो मोर पोटेंट ड्रग है। तो ये दूसरा एग्जांपल है। तो ये हमारे पास एंगुलर हाइपरबोला ग्राफ था, समझ आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे साथ है एफिकेसी, ठीक है। एफिकेसी क्या होती है? सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें तो एफिकेसी इज़ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स अ ड्रग प्रोड्यूस व्हेन इट बाइंड टू द रिसेप्टर, यानी कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए और उस बाइंडिंग की वजह से वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, तो इसी मैक्सिमम रिस्पॉन्स को हम लोग एफिकेसी कहते हैं, ठीक है। सो एफिकेसी क्या है? मैक्सिमम रिस्पॉन्स है ड्रग का जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर प्रोड्यूस करे। दूसरा पॉइंट, एफिकेसी डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एफिकेसी डिपेंड ऑन ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा ये डिपेंड करता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब भी कोई ड्रग जो है वो आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, तो ड्रग ड्रग प्लस रिसेप्टर दोनों को कंबाइन हम लोग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक होगा तो उसकी एफिकेसी उस हिसाब से होगी। अगर हमारे पास ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मोर देन वन, जैसे कि दो कॉम्प्लेक्सेस बन गए, तीन चार कॉम्प्लेक्सेस बन गए, तो ड्रग कॉम्प्लेक्सेस जितने ज़्यादा बनेंगे, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास इंक्रीज एफिकेसी होगी, ठीक है। एफिकेसी साथ में इंक्रीज होगी। तो डिपेंड करता है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर एफिकेसी, और दूसरा डिपेंड करता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी के ऊपर, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दूसरे लेक्चर में, ठीक है। अब इसमें लास्ट पॉइंट है एफिकेसी का, वो है व्हेन ई मैक्स इज़ रीच्ड, यानी कि मैक्सिमम इफेक्ट जब किसी ड्रग का रीच हो जाता है तो उसके बाद फर्दर इंक्रीज इन डोज डज नॉट इंक्रीज एफिकेसी, यानी कि जब ई मैक्स रीच हो गया तो उसके बाद फर्दर डोज इंक्रीज करेंगे हम लोग तो फर्दर एफिकेसी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ई मैक्स जो है मैक्सिमम जो इफेक्ट है वो तो रीच हो चुका है ना। अब मैक्सिमम से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना,
तो मैक्सिमम ऑलरेडी हासिल हो चुका है इफेक्ट, तो उसके बाद फर्दर डोज इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उससे एफिकेसी फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, सो ये हमारा एफिकेसी का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में हम लोग ग्राफ को डिस्कस करते हैं एफिकेसी का। अब एफिकेसी में हमारे पास लिपिनकॉट बुक में एक फिगर है 2.8। ठीक है, फिगर 2.8 में उन्होंने 3 ड्रग्स शो किए हैं, ड्रग ए, ड्रग बी, ड्रग सी। अब हमें पता है ड्रग ए मोर पोटेंट है ड्रग बी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ड्रग ए का जो EC50 वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी कि EC50 वैल्यू ड्रग ए की जल्दी अचीव हुई है, और जो जल्दी वैल्यू हासिल कर लेता है वो हायर वैल्यू होती है। ज़ाहिर सी बात है, ये वाली EC50 वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उसके बाद ये वाली EC50 वैल्यू कम होगी, उसके बाद मतलब ये उससे ज़्यादा होगी, उसके बाद ये सी वाली जो है उससे ज़्यादा होगी, मतलब ये सबसे ज़्यादा EC50 वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा EC50 वैल्यू, उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये जो EC50 वैल्यू होती है ना, ये इस तरह होती है, लोअर हायर देन हायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ड्रग ए जो है, ड्रग ए मोर पोटेंट है क्योंकि उसकी जो EC50 वैल्यू है ड्रग ए की वो कम है, और ड्रग बी जो है वो मोर पोटेंट है क्योंकि उसकी EC50 वैल्यू ड्रग ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। फिर ड्रग सी की जो EC50 वैल्यू है वो और भी ज़्यादा है ड्रग बी के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि हम लोग इस तरह जाएंगे ना राइट साइड की तरफ, तो EC50 वैल्यू जो है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जब हम जाएंगे तो EC50 वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया, सो लेफ्ट टू राइट EC50 वैल्यू इंक्रीज होगी। जितनी EC50 की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ड्रग जो है वो लेस पोटेंट होगा, यानी कि EC50 वैल्यू और पोटेंसी दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, सो ड्रग ए की EC50 वैल्यू कम है तो इट मीन्स कि ये मोर पोटेंट है। ड्रग बी की EC50 वैल्यू ए के कंपैरिजन में ड्रग बी की EC50 वैल्यू ज़्यादा है तो ये लेस पोटेंट है ड्रग ए से, लेकिन ड्रग बी जो है वो मोर पोटेंट है ड्रग सी की कंपैरिजन में। ठीक है, और ड्रग सी जो है वो लेस पोटेंट है ड्रग बी से, ड्रग ए से, क्योंकि इसकी जो EC50 वैल्यू है ड्रग सी की वो सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया, सो ये तरीका कार होता है तीनों ड्रग के कंपैरिजन को देखने का। अब ड्रग ए और ड्रग बी दोनों ने, देखो यहाँ तक दोनों की जो लाइन है, यहाँ से दोनों के, ड्रग ए की लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक 100% इफेक्ट तक आ गई। ड्रग बी की लाइन भी देखो 100% इफेक्ट, देखो यहाँ पे 100% इफेक्ट, दोनों की लाइन जो है वो आ चुकी है यहाँ तक। सो इट मीन्स कि ड्रग ए और ड्रग बी दोनों ने 100% इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। तो ड्रग ए और ड्रग बी की जो एफिकेसी है वो सेम है, लेकिन जो पोटेंसी है वो ड्रग ए की ज़्यादा है ड्रग बी की कम है। क्यों? बिकॉज ड्रग ए की EC50 वैल्यू कम है। ठीक है, तो ड्रग ए ड्रग बी दोनों की एफिकेसी सेम बट पोटेंसी डिफरेंट। ठीक है, और जो ड्रग सी है, ड्रग सी का जो इफेक्ट है मैक्सिमम वो देखो 50 तक, इसकी जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है ड्रग सी सॉरी, ड्रग सी की लाइन यहाँ से शुरू और यहाँ तक आ गई, मतलब 50% के ऊपर ड्रग सी की लाइन गई ही नहीं है। सो 50% इफेक्ट ड्रग सी ने प्रोड्यूस किया है, 50% के ऊपर इफेक्ट ड्रग सी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। सो इट मीन्स कि ड्रग ए और बी की एफिकेसी सेम थी, लेकिन ड्रग ए और बी की एफिकेसी के मुकाबले में ड्रग सी की एफिकेसी कम है, क्योंकि ये 50% के ऊपर इसने इफेक्ट ही नहीं शो किया, रिस्पॉन्स ही नहीं शो किया। और दूसरी बात, अब हम करें पोटेंसी की, देखो मैं एफिकेसी और पोटेंसी दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ ना। एफिकेसी की हमने बात कर ली कि लेस एफिकेसी है ड्रग सी की बी और ए के कंपैरिजन में। पोटेंसी इसकी क्या होगी, देखो इसकी जो EC50 वैल्यू है वो सबसे हाइयर है। मैंने क्या बोला था कि EC50 वैल्यू और पोटेंसी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जब EC50 वैल्यू ड्रग सी की बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इसकी पोटेंसी सबसे कम होगी। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो पोटेंसी बात करें, ड्रग ए मोर पोटेंट है देन ड्रग बी मोर पोटेंट है देन ड्रग सी। क्यों? क्योंकि EC50 वैल्यू की वजह से। इसी तरह से हम लोग बात करें एफिकेसी की, तो एफिकेसी में हमारे पास ड्रग ए और बी की दोनों की सेम इफेक्ट है, दोनों ने 100% इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, ए ने भी बी ने भी, तो सेम एफिकेसी है। लेकिन एफिकेसी ड्रग सी की जो है वो कम है, बिकॉज ड्रग सी की जो एफिकेसी है वो 50% के ऊपर इसका लाइन ही नहीं गया। ठीक है, सो लेस पोटेंट है ड्रग सी, लेस एफिकेसी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि EC50 जो वैल्यू है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंसी के, ये याद रखो। ठीक है, और EC50 की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे कम होती है, राइट पे ज़्यादा, फिर उससे राइट पे और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर हाइपरबोला ग्राफ या कर्व था तीनों ड्रग्स का, जो कि एफिकेसी के अंदर लिपिनकॉट में उन्होंने फिगर 2.8 में शो किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है सिलेबस में, डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, लिपिनकॉट में भी ये ग्राफ तुम्हें मिल जाएगा। सो डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर का जो ग्राफ है ये तुम्हें मिलेगा ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स के टॉपिक में। ठीक है, डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर का क्या मतलब होता है, यानी कि जो रिसेप्टर है वो जब डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। डीसेंसिटाइज का मतलब कि जब रिसेप्टर लेस सेंसिटिव,
यानी कि उस पे अगर तुम एगोनिस्ट बाइंड करो या कोई ड्रग दो पेशेंट को, तो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, रिसेप्टर का जो एक्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी कि जो रिसेप्टर है वो लेस सेंसिटिव, यानी कि लेस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है ड्रग के बाइंडिंग के बाद। यानी कि रिसेप्टर का जो एक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग लेस सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर या फिर डीसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर कहते हैं, कि जब रिसेप्टर जो है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना कर सके, वो हाफ या वीक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। इट मीन्स कि रिसेप्टर जो है वो लेस सेंसिटिव है एगोनिस्ट या ड्रग के लिए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिसेप्टर जो है वो डीसेंसिटाइज हो चुका है। अब ये क्यों होता है, रिसेप्टर क्यों लेस सेंसिटिव या क्यों रिसेप्टर जो है वो डीसेंसिटाइज होता है? ये होता है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की वजह से। यानी कि हम पेशेंट को बार बार रिपीटेड सेम ड्रग दे रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। मतलब अभी मैंने एक गोली का ली ना, फॉर एग्जांपल 1 बजे, तो फिर मैं लेट सपोज 15 मिनट बाद वही सेम गोली दोबारा डाल लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने शॉर्ट टाइम पीरियड में 2 दफ़ा सेम ड्रग को एडमिनिस्टर किया। तो इस वजह से जो रिसेप्टर है वो डीसेंसिटाइज हो जाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और जो रिस्पॉन्स है रिसेप्टर की वजह से या एक्शन जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में बार बार गोली लेने की वजह से रिसेप्टर डीसेंसिटाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये ग्राफ लिपिनकॉट में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि लेस रिस्पॉन्स या वीक रिस्पॉन्स ड्यू टू लेस सेंसिटिविटी या फिर डिसेंसिटाइजेशन। अब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स लिया है वाई एक्सिस पे, और टाइम को हमने नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इंजेक्शन है एपिनिफ्रीन का, ठीक है। हम लोग पेशेंट को एपिनिफ्रीन का इंजेक्शन देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट सपोज दिया क्या, फर्स्ट इंजेक्शन लगवा दिया पेशेंट को। फर्स्ट हमने जब फर्स्ट इंजेक्शन लगाया तो यहाँ से जो ग्राफ है वो, मतलब ये रिस्पॉन्स शो कर रहा है ना हमें। इंजेक्शन हमने लगा दिया। अब इंजेक्शन लगाने के बाद जो रिस्पॉन्स का जो ग्राफ है वो आया, यहाँ तक लाइन आ चुकी, इस जगह तक, ये जो डॉट डॉट मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट टाइम इंजेक्शन हमने लगाया तो रिस्पॉन्स हमारे पास, तो फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगवाने की वजह से रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ तक आया, ठीक है। फिर शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब 10-15 मिनट गुजरे नहीं थे अभी कि हमने सेकंड एपिनिफ्रीन के इंजेक्शन यहाँ पे लगा दिया, इस जगह पे। सो यहाँ पे हमने सेकंड इंजेक्शन लगा दिया एपिनिफ्रीन का शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद। सो यहाँ पे देखो सेकंड इंजेक्शन का जो ग्राफ है वो देखो, पहली वाली ग्राफ को कंपेयर करो सेकंड के साथ। पहला वाला जो रिस्पॉन्स का जो ग्राफ है वो यहाँ तक बना है ना, लाइन जो है रिस्पॉन्स वाली लाइन, और सेकंड वाली इंजेक्शन की जो रिस्पॉन्स वाले जो ग्राफ है वो देखो यहाँ तक आया है, मतलब कम रिस्पॉन्स, इस जगह तक मतलब रिस्पॉन्स हुआ यहाँ तक। सो फर्स्ट वाला रिस्पॉन्स हायर था, सेकंड इंजेक्शन हमने शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद जब दिया तो उसका रिस्पॉन्स इस जगह तक प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हमारे पास क्या हुआ, वीक या कम हो गया सेकंड इंजेक्शन की वजह से और शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद लगाने की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे रिस्पॉन्स या ग्राफ या रिस्पॉन्स कम या वीक क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिसेप्टर डीसेंसिटाइजेशन। क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम पीरियड में दोबारा इंजेक्शन लगाया तो रिसेप्टर जो था वो लेस सेंसिटिव हो चुका है या फिर डीसेंसिटाइज हो चुका है, ठीक है। सो शॉर्ट टाइम पीरियड में इंजेक्शन बार बार रिपीटेड इंजेक्शन देने से रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्स का जो ग्राफ है वो भी लेस प्रोड्यूस, शॉर्ट मतलब रिस्पॉन्स जो है वो कम प्रोड्यूस होता है या वीक होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया फर्स्ट इंजेक्शन, ये हो गया सेकंड। अब हम लोग इस बार क्या करेंगे, थर्ड इंजेक्शन देने से पहले, हमारे पास थर्ड इंजेक्शन का ग्राफ है ना, थर्ड इंजेक्शन देने से पहले हम लोग लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड पेशेंट को देंगे। यानी कि हम लोग पेशेंट को 2 या 3 घंटे तक रेस्ट करवाने का कहेंगे। जब लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड हम लोग देंगे पेशेंट को, तो ड्यूरिंग लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं वो वापस रिकवर हो जाते हैं नॉर्मल स्टेट में। यानी कि रिसेप्टर को जो रिकवरी है या जो सेंसिटिविटी उसकी कम हो गई थी ना, लेस सेंसिटिव था रिसेप्टर पहले, तो वो लेस सेंसिटिविटी को वापस नॉर्मल सेंसिटिविटी की तरफ लाने के लिए रिसेप्टर को रिकवरी करनी पड़ेगी। और ये रिकवरी तब होगी जब हम लोग लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और इस लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड के दौरान हम लोग यहाँ पे कोई भी इंजेक्शन नहीं देंगे पेशेंट को, ठीक है, ताकि रिसेप्टर जो है वो रिकवरी हो जाए। फिर 2-3 घंटे बाद जब रेस्टिंग पीरियड हो जाए उसके बाद हम लोग जो है थर्ड इंजेक्शन यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो कमाल की बात, फर्स्ट इंजेक्शन का जो रिस्पॉन्स ग्राफ था यहाँ तक आया था ना, अब यही जो मैंने डॉट डॉट इस जगह पे ड्रॉ किए, देखो इसी लेवल तक, सेम लेवल तक थर्ड इंजेक्शन का ग्राफ भी बन गया है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स था और जो थर्ड था वो दोनों सेम है ना। सो इट मीन्स कि आफ्टर लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड रिसेप्टर वापस रिकवर हो गए, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो वापस नॉर्मल रिस्पॉन्स का जो, अच्छा अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशन के अंदर एक टॉपिक है लिपिनकॉट बुक में, जो कि है इफेक्ट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन ऑन रिसेप्टर बाइंडिंग। यानी ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो उसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट होता है, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है।
हमें पता है बेसिक आइडिया, हमें पता है ना बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब ड्रग जो है, ये देखो मैंने लिखा है D+R, यानी ड्रग जब रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो हमें पता है ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है। जब ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा तो इट मीन्स कि उसके बाद बायोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सा सिंपल सी बात है। ओके, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट कि ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो कम्प्लेक्स बनेगा और बायोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है रिसेप्टर बाइंडिंग पे, उसको देखने के लिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि जितना मोर ड्रग होगा तो मोर रिसेप्टर्स विल बी ऑक्युपाइड, यानी ज़्यादा ड्रग होगा तो ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्युपाई होंगे। मतलब लेट सपोज हमारे पास ड्रग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो लेट सपोज 5 रिसेप्टर है, ठीक है, 5 रिसेप्टर सारे के सारे ड्रग से ऑक्युपाई हो गए, यानी कि पांचों रिसेप्टर पे ड्रग जो है वो जाके बाइंड हो चुका है। अब मजीद अगर हम लोग ड्रग को इंक्रीज करेंगे तो कोई छठा रिसेप्टर हमारे पास नहीं है ना कि जिस पे वो बाइंड हो, मतलब खाली कोई रिसेप्टर नहीं बचा कि जिस पे मजीद ड्रग आके बाइंड हो। ठीक है, सो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि मोर ड्रग होगा तो मोर रिसेप्टर बाइंड होंगे और इसी मोर रिसेप्टर ऑक्युपाई होंगे और इसी को हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं, यानी कि रिसेप्टर जो है वो सारे सेचुरेटेड हो चुके हैं और सेचुरेटेड रिसेप्टर में मजीद एडिशन हम लोग नहीं कर सकते मजीद किसी और ड्रग की, क्योंकि कोई रिसेप्टर खाली ही नहीं बचा हुआ। तो रिसेप्टर ऑक्युपाई या सेचुरेटेड हो जाते हैं जब हमारे पास मोर ड्रग हो। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन में जो रिलेशनशिप है वो है DR=D और डिवाइड बाय RT, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाय KD+D। अब ये जो सिर्फ D है, खाली D का मतलब होता है फ्री ड्रग, यानी कि फ्री ड्रग मुराद वो ड्रग जो बॉडी में फ्री घूम रहा है, जिस जो अभी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हुआ, यानी कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ अभी तक बाइंड नहीं हुआ और वो बॉडी में फ्री घूम रहा है, तो वो हमारे पास D से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्री ड्रग है वो, तो उस ड्रग की कंसंट्रेशन को हम लोग, फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन को हम लोग D से शो करते हैं। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे DR है, तो यहाँ पे DR का मतलब है कि ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड है और इसी ड्रग की कंसंट्रेशन जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो इसको हम लोग DR से शो करते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, देखो D जो फ्री D है वो उसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग नॉट बाइंड टू रिसेप्टर, और DR हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ बाउंड टू रिसेप्टर। ठीक है, अब ये RT क्या है, RT का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। R मतलब रिसेप्टर, T मतलब टोटल नंबर। ठीक है, और जो KD है, KD का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो KD इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन का मतलब इंग्लिश में होता है अलग होना, सेपरेट होना, यानी ड्रग जो है वो रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद अगर दोबारा वापस अलग हो जाता है रिसेप्टर से, सेपरेट हो मतलब ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो वापस टूट जाता है, रिसेप्टर वापस अलग हो जाता है, हम कहते हैं कि रिसेप्टर जो है वो ड्रग जो है वो रिसेप्टर से वापस डिसोसिएट या फिर अलग हो गया, कम्प्लेक्स टूट गया। तो KD हम लोग KD इसी से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन था और लॉ ऑफ मास एक्शन का हमारे पास फार्मूला था और इसमें कौन सी चीज़ क्या शो करती है वो मैंने यहाँ पे नीचे बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है ना कि हमारे पास अगर KD मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी, हाई KD का मतलब ये है कि जो ड्रग है वो इजीली डिसोसिएट होगा। ज़ाहिर सी बात है, डिसोसिएशन की वैल्यू ज़्यादा है तो ड्रग जो है वो इजीली अलग होगा रिसेप्टर से, या फिर हम कह सकते हैं कि इजीली डिसोसिएट होगा रिसेप्टर से। ठीक है, सो हाई KD मतलब ड्रग डिसोसिएट इजीली होगा रिसेप्टर से और ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो इजीली ब्रेक डाउन होगा। सो इसका मतलब कि जो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड था वो बाइंडिंग कमज़ोर थी ना, कमज़ोर बाइंडिंग थी उन दोनों के बीच में। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वीक बाइंडिंग अफिनिटी, अफिनिटी चाहत को कहते हैं, यानी कि बाइंडिंग का जो चाहत था ड्रग और रिसेप्टर के बीच में वो कमज़ोर था, तभी तो ड्रग इजीली डिसोसिएट हो गई, रिसेप्टर से अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी जो KD वैल्यू है वो हाई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ही हाई है। इसी तरह से हमारे पास अगर लो KD होगा तो लो KD इसका ऑपोजिट होगा, लो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होगी तो हमारे पास ड्रग जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा इजीली। ठीक है, और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी भी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। अब हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ड्रग ऑन रिसेप्टर बाइंडिंग का जो ग्राफ है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शक्ल में ड्रॉ होता है। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल की शेप में और हाइपरबोला जो इस तरह यहाँ से स्टार्ट होकर लाइन इस तरह ऊपर इधर तक इस तरह आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला लाइन। ठीक है,
सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हमारे पास बनता है इसमें, जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे नीचे डोज ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग रेशो लेते हैं, रेशो ऑफ बाउंड रिसेप्टर टू टोटल रिसेप्टर, ठीक है, ये रेशो है। यानी कि हम लोगों ने बाउंड रिसेप्टर रेशो लिया डिवाइड बाय टोटल रिसेप्टर का रेशो लिया। इन दोनों की हम लोगों ने रेशो कंसंट्रेशन देखनी होती है, किसके मुकाबले में, डोज के मुकाबले में। तो हम जब डोज को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो रेशो है बाउंड रिसेप्टर डिवाइड बाय टोटल रिसेप्टर, इन दोनों की रेशो भी इंक्रीज़ होती है। और ये डोज के साथ तब तक इंक्रीज़ होती है जब तक यूनिटी, मतलब यूनिटी रीच हो जाए। यूनिटी मतलब होता है वन, ठीक है। जब वन तक रीच हो जाता है ये लाइन तो ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, इसके ऊपर मजीद ऊपर इंक्रीज़ नहीं होता ये लाइन, ठीक है। सो डोज इंक्रीज़ करने से हमारे पास रेशो ऑफ बाउंड रिसेप्टर टू टोटल रिसेप्टर की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है यूनिटी तक, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन था ऑन बाइंडिंग ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के अंदर सी वाला टॉपिक है, ठीक है। बी वाला हो गया। बी में हमने रिलेशनशिप देखा ड्रग की कंसंट्रेशन का और बाइंडिंग के साथ, ठीक है। अब सी में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे ड्रग बाइंडिंग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन और ड्रग बाइंडिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब इसमें पहला पॉइंट है कि सेम फार्मूला विच वॉज यूज फॉर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग कैन बी यूज हेयर। यानी कि टॉपिक बी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसी सेम फार्मूला को हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन बाइंडिंग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में हमारे पास तीन कंडीशंस है। कंडीशन नंबर वन है द मैग्नीट्यूड ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड, यानी जितने नंबर ऑफ रिसेप्टर ज़्यादा ऑक्युपाइड होंगे उतना हमारे पास रिस्पॉन्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि हमारे पास जो ई मैक्स है, ई मैक्स रीच हो जाता है जब हमारे पास सारे रिसेप्टर ऑक्युपाई हो जाते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इफेक्ट तब रीच होता है जब ऑल रिसेप्टर्स ऑक्युपाइड हो जाते हैं और कोई भी रिसेप्टर खाली नहीं रहता। तो फर्स्ट कंडीशन के मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड के। सेकंड कंडीशन ई मैक्स रीच हो जब सारे ऑक्युपाइड हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास व्हेन वन ड्रग बाइंड्स, जब एक ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है तो इट डज नॉट अफेक्ट अदर ड्रग बाइंडिंग, यानी एक ड्रग बाइंडिंग की वजह से दूसरे ड्रग की बाइंडिंग में कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं नो कोऑपरेटिविटी, सही है। ये तीन कंडीशंस है इसमें, ये जो टॉपिक नंबर सी हम पढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप ऑफ ड्रग बाइंडिंग को हम देखेंगे विद फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, इसमें तीन कंडीशन हमने पढ़ लिए। अब फार्मूला वही सेम बी टॉपिक वाला यूज़ होगा, वो कैसे यूज़ होगा, बिकॉज उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना, ये डी आर बाई आर टी इज इक्वल टू डी बाई के डी प्लस डी, ये फार्मूला हमने उसमें पढ़ा था। यही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन इस फार्मूला में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस या मॉडिफिकेशन करेंगे। चेंजेस कहाँ पे करेंगे इसमें, ये जो यहाँ पे डी आर है ना, इस डी आर को हम लोग चेंज करेंगे किस में, ई में। ये देखो यहाँ पे ई, और ये जो नीचे आर टी है इसको हम लोग चेंज करेंगे ई मैक्स में। तो इसके अलावा बाकी जो राइट साइड वाला फार्मूला है वो इसी तरह यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में हमने थोड़ी चेंजेस की। अब ये जो फार्मूला हमने बना दिया चेंजेस करके, इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए बिटवीन ड्रग बाइंडिंग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको देखने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे ब्रैकेट वाला, ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और बाइंडिंग के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम लोग कोरिलेशन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टू स्टडी रिलेशन वी ड्रॉ कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को देखना, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। कोरिलेशन ग्राफ में हम लोग दो वेरिएबल्स लगाते हैं, पहला हमारे पास एक्स वेरिएबल, दूसरा हमारे पास वाई वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्स वेरिएबल पे हम लोग बाइंडिंग लिखते हैं और वाई वेरिएबल पे हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग हमने लिख लिया एक्स वेरिएबल पे और वाई वेरिएबल पे हमने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लिख लिया, इन दोनों का रिलेशनशिप हम लोग इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के कोरिलेशन ग्राफ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन ग्राफ, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन ग्राफ। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं ज़रा समझाता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे देखो, बाइंडिंग अफिनिटी जब इंक्रीज़ हुई यहाँ पे इस तरह से,
तो बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज होने की वजह से जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट था वो भी इंक्रीज हो रहा है ना साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे लेट सपोज 50% इफेक्ट होगा, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 70 होगा, तो ये लाइन देखो ना, ये इफेक्ट के साथ लाइन भी ऊपर जा रही है, तो लाइन ऊपर जा रही है मतलब इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे बाइंडिंग के साथ भी लाइन जो है आगे इंक्रीज हो रही है। सो इट मीन्स कि बाइंडिंग एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही है और साथ में इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। सो इस तरह के ग्राफ को हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन ग्राफ कहते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एक वेरिएबल जैसे कि बाइंडिंग को इंक्रीज करने की वजह से दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है और हमारे पास लीनियर स्ट्रेट लाइन अपीयर होता है इंक्रीजिंग मैनर में, तो हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी की कंपैरिजन में हमारे पास दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि लाइन जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है, यानी कि जो बाइंडिंग है वो भी कम हो रही है, सॉरी, जो बाइंडिंग है वो तो इंक्रीज होती है ना, बाइंडिंग इस तरह आगे की तरफ जब हम आएंगे तो बाइंडिंग तो इंक्रीज होगी ना। सो नेगेटिव कोरिलेशन ग्राफ में जो बाइंडिंग है वो इंक्रीज हो रही है, बट जो यहाँ पे इफेक्ट है फार्माकोलॉजिकल वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब बाइंडिंग जो है वो यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रही है और इफेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। सो वन वेरिएबल इंक्रीज करने की वजह से दूसरा वेरिएबल जब डिक्रीज हो जाए तो इस तरह के कोरिलेशन को हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। और याद रहे कि हमारे पास जो एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, यानी कि आर एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आएगी नेगेटिव कोरिलेशन के केस में, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये वाला पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में हमारे पास आर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है, ये याद रखो। पॉजिटिव कोरिलेशन में आर एक्स वाई 1 होता है, नेगेटिव कोरिलेशन में आर एक्स वाई 0 की इक्वल होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसी ग्राफ की बात करें, हमने वाई एक्सिस पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिया है ना, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाला है, ठीक है। सो हम लोग ऐसी ड्रग देंगे पेशेंट को जो कि बीपी को ठीक करे, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे पेशेंट को, और उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो होगा बीपी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बजाय ग्राफ में वाई एक्सिस पे बीपी लिख लिया हमने, और नीचे हमने उसी तरह से ड्रग बाइंडिंग यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हम देंगे उसकी बाइंडिंग एफिनिटी होगी, और यहाँ पे बीपी होगा। अब ये देखो ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है ना, बाइंडिंग इंक्रीज हो रही है, साथ में बीपी का जो ट्रीटमेंट है वो भी इफेक्टिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रिस्पॉन्स जो है। सो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हमारे पास आर एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें एक और बात होती है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, हमें पता है अल्फा 1 रिसेप्टर दिल में होता है। अल्फा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है हार्ट में तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है और बीपी भी इंक्रीज होता है। हमारा काम है हम अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करें, तो इसके लिए हम लोग जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, जैसा कि टेराजोसिन हो गया, ठीक है। सो जब हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया, उसने इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया अल्फा 1 को, तो बीपी डिक्रीज होगा। तो ये इस ड्रग की बाइंडिंग और जो इसका बीपी डिक्रीज करने का जो एक्शन है, इन दोनों का हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। टेराजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी देखेंगे और बीपीटी करने का इफेक्ट हमने ड्रॉ किया, हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ गया। सो इट मीन्स आर एक्स वाई जो है वो 1 के बराबर है और हमारे पास दोनों के रिलेशनशिप के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, अगर की डी वैल्यू कम होगी मतलब डिसोसिएशन नहीं होगी ना रिसेप्टर से ड्रग की। सो की डी वैल्यू जब कम होगी तो ड्रग डिसोसिएट नहीं होगा, ड्रग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंड रहेगा, जिसकी वजह से अल्फा 1 एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, ठीक है। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, अब ये क्या होता है? क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमारे पास एक रिलेशनशिप है बिटवीन डोज ऑफ द ड्रग एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट रिस्पॉन्ड टू इट। यानी कि हम लोग जो ड्रग का जो डोज देंगे ना पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है हमारे पास, तो पॉपुलेशन को हमने जो ड्रग का जो डोज दिया उसकी वजह से कितना परसेंटेज ऑफ ग्रुप में या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ उस डोज की वजह से, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट या एक्शन जो है। इफेक्ट और एक्शन कैन हैपन और नॉट इन एनी इंडिविजुअल, यानी कि हमने जो पॉपुलेशन को जो ड्रग की जो डोज दी है उस पॉपुलेशन या उस ग्रुप ऑफ पीपल में जो अलग अलग लोग हैं, ईच पर्सन जो है या इंडिविजुअल, एक मतलब ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं ना, तो ईच इंडिविजुअल या ईच पर्सन में उस ड्रग की डोज की वजह से इफेक्ट हैपन हो भी सकता है और नॉट हैपन और नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो इसमें हमारे पास अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की, सो लेट सपोज हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है,
तो हमने उनके ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एटेनोलोल जो है, एटिनोलोल ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ड्रग है, जिसको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी कहते हैं। सो ये एटेनोलोल जब हमने ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को दी थी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फॉल ऑफ एटलीस्ट 5 mmHg इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा पॉपुलेशन या ग्रुप का, उसमें 5 mmHg की डिक्रीज आएगी बीपी में। मतलब जो नॉर्मल जो उनका हाई ब्लड प्रेशर था ना, हाई ब्लड प्रेशर में उनका जो ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक वाला, वो 5 mmHg से डिक्रीज कर जाएगा एटेनोलोल ड्रग देने की वजह से। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग बोलेंगे कि ये एटेनोलोल का हमारे पास, तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं कि ये एटेनोलोल का क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमने बीपी को कम करना था और इसने 5 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम किया। सो दिस इज़ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमने जो ग्रुप ऑफ पीपल को दिया है सब में हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ लोगों को जो बीपी है वो कम हो जाएगा, कुछ लोगों का बीपी है वो फिर भी कम नहीं होगा। वही बात है कि इफेक्ट जो है वो हैपन हो भी सकता है इफेक्ट, और नहीं भी हो सकता कुछ लोगों में। ठीक है, सो अब इसमें हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व हम ड्रॉ करते हैं, और इस क्वांटल डोज कर्व की मदद से हम लोग डोज फाइंड करते हैं। वो डोज हम फाइंड करते हैं कि जिस डोज पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटल डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वांटल डोज के अंदर ही टॉपिक नंबर ए है, थेरापेटिक इंडेक्स। ठीक है, थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है? थेरापेटिक इंडेक्स रेशो होती है, रेशो ऑफ टॉक्सिक डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज। इन दोनों की रेशो को हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिक डोज हमारे पास 50% पॉपुलेशन में और इफेक्टिव डोज हमारे पास 50% पॉपुलेशन में, दोनों को डिवाइड करते हैं तो इस रेशो को हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं TD50/ED50, और एनिमल्स के लिए हम लोग लीथल डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी 50 का मतलब होता है 50% पॉपुलेशन, और यहाँ पे इफेक्टिव डोज में भी 50 का मतलब है 50% पॉपुलेशन। तो एनिमल्स का फार्मूला ये वाला हो गया, ह्यूमंस का ये वाला हो गया। ठीक है, तो इन दोनों रेशो को हम लोग कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। अब थेरापेटिक इंडेक्स में हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी। एक ड्रग जो है वो कितना सेफ है और कितना डेंजरस है, इस चीज़ को मैयर करने के लिए या इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, थेरापेटिक इंडेक्स वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, थेरापेटिक इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा सेफ ड्रग होगा। ठीक है, मीन्स थेरापेटिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास ड्रग सेफ होगा, और जो टॉक्सिक और इफेक्टिव डोज है उनका मार्जिन भी वाइड होगा। ठीक है, वाइड कैसे होता है वो हम आगे ग्राफ में देखेंगे। यहाँ पे इतना समझो कि थेरापेटिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो ड्रग ज़्यादा सेफ होगा। अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, थेरापेटिक वैल्यू अगर कम होगी, थेरापेटिक वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो ड्रग होगा वो लेस सेफ होगा, ज़्यादा सेफ नहीं होगा, कम सेफ होगा। मतलब ख़तरनाक या डेंजरस जो ड्रग होता है उसकी थेरापेटिक वैल्यू बहुत कम होती है, और जब थेरापेटिक वैल्यू कम होती है तो हम कहते हैं कि ये नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है इसका। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि नैरो मार्जिन है बिटवीन इफेक्टिव डोज एंड टॉक्सिक डोज। ठीक है, तो थेरापेटिक वैल्यू कम होगी तो ड्रग डेंजरस होगा, थेरापेटिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो ड्रग मोर सेफ होगा। तो हम लोग ड्रग सेफ्टी को मैयर कर सकते हैं थेरापेटिक इंडेक्स के फार्मूला से। ह्यूमंस का फार्मूला ये है और एनिमल्स का फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थेरापेटिक इंडेक्स का ग्राफ समझते हैं कि नैरो कैसे होता है, वाइड कैसे होता है। अच्छा, अब थेरापेटिक इंडेक्स में एग्जांपल की बात करें ना, हमारे पास पहला एग्जांपल है लो थेरापेटिक इंडेक्स वाला जो ड्रग। हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग का, और सेकंड एग्जांपल हम लोग हाई थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग का पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास लो थेरापेटिक इंडेक्स, यानी कि जिन ड्रग्स का थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है, जो डेंजरस ड्रग्स होती है, जैसे कि वारफरीन है ना। सो वारफरीन हमारे पास एक ओरल एंटीकोगुलेंट क्लास का ड्रग है, यानी कि ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है वारफरीन। ओरल मतलब ओरली, हम ओरल रूट से हम इसको लेते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करे, यानी ब्लड जब क्लॉट होते हैं तो उसको रोकने के लिए कि ब्लड क्लॉट ना हो, तो उस ड्रग को हम लोग एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, तो वारफरीन का थेरापेटिक इंडेक्स लो है, कम है, मतलब वारफरीन जो है वो लेस सेफ है, ज़्यादा सेफ नहीं है, और ये ओरल एंटीकोगुलेंट है क्योंकि ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है या फिर ब्लड को थिन करता है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी पेशेंट को ये वारफरीन जो ड्रग है ना, अगर वारफरीन ड्रग की वजह से क्या होता है कि INR जो है, INR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो अगर 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है वारफरीन की वजह से, सो इस केस में क्या होगा कि जब INR वारफरीन की वजह से 2 से 3 गुना ज़्यादा होगा, तो INR रेशो की वजह से जो ब्लड थिन रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होगा। और ये हमारे पास जो ब्लड थिन रिस्पॉन्स है वारफरीन का, इसको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट हो गया जब INR 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब अगर हमारे पास INR जो है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इंक्रीज ना हो 2 to 3 टाइम, बल्कि डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज ही ना हो, तो उस केस में हमारे पास ब्लड थिनिंग वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है वारफरीन का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, अगर हमारे पास इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, मतलब 2 to 3 टाइम्स के बजाय वो 5 to 10, मतलब 5 से 10 गुना INR का जो है रेशो जो है वो इंक्रीज कर गया, तो उस केस में हमारे पास मोर थिनिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है वो और भी ज़्यादा थिन, और भी ज़्यादा पतला हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो INR हमारे पास जो होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो होता है। ये जो INR है ये बेसिकली एक ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। डॉक्टर जो होते हैं वो INR टेस्ट यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो टेस्ट या ब्लड टेस्ट होता है, ये परफॉर्म करते हैं ताकि वो चेक करें कि वारफरीन का जो ब्लड थिनिंग वाला इफेक्ट है, या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है नहीं हो रही उस चीज़ को, या ब्लड थिन हो रहा है नहीं हो रहा उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग INR ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो का पता चलता है वारफरीन के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ INR इज़ अ ब्लड टेस्ट, जिससे हमें ब्लड थिनिंग या ब्लड क्लॉट का पता चल सकता है INR रेशो की वैल्यू देखते हुए, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक और बात है इसके अंदर, वो ये है कि अगर हम लोग वारफरीन का स्मॉल डोज देते हैं पेशेंट्स या ग्रुप ऑफ या पॉपुलेशन को, ठीक है, स्मॉल डोज देंगे तो 20% पीपल में जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट, वारफरीन का डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, वारफरीन का जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो है प्रिवेंट ब्लड क्लॉट या फिर ब्लड को थिन करना, ये हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट है, ठीक है, हमारा वारफरीन की वजह से। सो स्मॉल डोज देंगे वारफरीन का तो 20% पीपल में डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा। अगर हम लोग हाई डोज देंगे तो हाई डोज वारफरीन की वजह से 20 की बजाय ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब 50% पॉपुलेशन में जो है वो ब्लड थिन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि डिज़ायर्ड इफेक्ट है। अब अगर हम लोग हाई डोज की बजाय और भी ज़्यादा वेरी वेरी हाई डोज दें, तो अब हमारे पास 90% पॉपुलेशन में जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट, ब्लड थिन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन चूंकि डोज जो है वो बहुत से ज़्यादा, नॉर्मल से बहुत 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 हाई डोज है ना, तो वेरी वेरी हाई डोज की वजह से इफेक्ट तो प्रोड्यूस होगा ब्लड थिन वाला, लेकिन ब्लीडिंग का खतरा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, ब्लीडिंग साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड जो होगा हाई डोज देने की वजह से जो ब्लड है वो बहुत बहुत ज़्यादा थिन, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। जब ब्लड हद से ज़्यादा पतला हो जाता है तो उस केस में जो है वो ब्लीडिंग का खतरा हो जाता है, ब्लीडिंग का साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वारफरीन का जो साइड इफेक्ट है वो ब्लीडिंग है हाई डोज के ऊपर। तो हम लोग वारफरीन का हाई डोज नहीं देते पेशेंट्स को, बिकॉज वारफरीन का थेरापेटिक इंडेक्स नैरो है, थेरापेटिक इंडेक्स वैल्यू वारफरीन का लो है, वैल्यू कम है, जिसकी वजह से वारफरीन की हाई डोज की वजह से ख़तरा हो सकता है ब्लीडिंग का पेशेंट को, बिकॉज वारफरीन जो है वो लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग है, मोर डेंजरस है हाई डोज की। अब यहाँ पर देखो, मैंने थेरापेटिक इंडेक्स के दो ग्राफ बना लिए। अब इसमें ये समझाऊंगा कि नैरो किसे कहते हैं, वाइड मार्जिन या हाई मार्जिन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। क्लियर हो गया। हमारे पास यहाँ पे दो थेरापेटिक इंडेक्स ग्राफ है, एक वारफरीन का है, दूसरा पेनिसिलिन का है, ठीक है। वारफरीन के केस में थेरापेटिक इंडेक्स हमें पता है नैरो होता है, कम होता है, स्मॉल थेरापेटिक इंडेक्स होता है। सो वारफरीन का थेरापेटिक इंडेक्स नैरो है, जो कि इस ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है। दोनों ग्राफ को कंपेयर करो, कौन सा नैरो है कौन सा वाइड है। ये वाला देखो आंखों से दिख रहा है कि ये नैरो ग्राफ है, और यहाँ पे देखो ये वाला पेनिसिलिन का जो थेरापेटिक इंडेक्स ग्राफ है वो देखो वाइड है, साफ दूर दूर नज़र आ रहा है, तो ये वाइड मार्जिन है, और वारफरीन का जो है वो नैरो मार्जिन है, ठीक है। ये पहली वाली जो लाइन है ये इफेक्टिव डोज ED50 को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो लाइन है ग्राफ में ये टॉक्सिक डोज को शो करता है, यानी कि ये हमारे पास टॉक्सिक डोज या फिर एडवर्स इफेक्ट, जाहिर सी बात है टॉक्सिक डोज है तो एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट कॉज होंगे ना, तो ये हमारे पास एडवर्स इफेक्ट वाली लाइन हो गई। ये पहली वाली जो लाइन है ये हमारे पास हो गई किस चीज़ की, डिज़ायर्ड इफेक्ट की, क्योंकि इफेक्टिव डोज की लाइन है तो इफेक्टिव डोज डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट
ये वाली लाइन होगी, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो नैरो है, जबकि पेनिसिलिन का देखो, पेनिसिलिन का जो मार्जिन है दोनों लाइंस के बीच में वो वाइड है, ठीक है। ये देखो कितना वाइड है, यहाँ से यहाँ तक। सो पेनिसिलिन का मार्जिन वाइड है, जिसका मतलब है कि पेनिसिलिन का जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो हाई है, ज़्यादा है, और पेनिसिलिन जो है वो ज़्यादा सेफ ड्रग है, मोर सेफ, क्योंकि उसका थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो मार्जिन वाइड है ना, तो ये मोर सेफ हुआ। और अगर थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होगा या कम होगा, स्मॉल होगा, जैसे वारफरीन का है, तो वो थोड़ा लेस सेफ ड्रग हो जाता है। फिर उसमें हमें डोज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि डोज बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होगी तो तुम्हें पता है ब्लड ज़्यादा थिन हो जाएगा, तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। सो ये नैरो इसका ग्राफ था वारफरीन का, ये पेनिसिलिन का जो है वो वाइड मार्जिन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पॉपुलेशन है कि 50% पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन, और नीचे हम लोग कंसनट्रेशन कोई। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है थेरापेटिक विंडो, ठीक है। थेरापेटिक विंडो क्या होता है? बेसिकली थेरापेटिक विंडो को हम पहले डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेंज ऑफ थेरापेटिक ड्रग कंसंट्रेशन इन विच द ड्रग इज सेफ, एंड अबव द रेंज इट बिकम टॉक्सिक एंड कॉज एडवर्स इफेक्ट। सिंपल अल्फाज में थेरापेटिक विंडो एक रेंज होता है कि जिस रेंज में ड्रग जो है वो सेफ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और जिस रेंज में जो है ड्रग सेफ होता है और कोई भी टॉक्सिक या हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट कॉज नहीं करता, उस रेंज को हम लोग थेरापेटिक विंडो कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब थेरापेटिक विंडो में हमारे पास दो एग्जांपल है, ड्रग ए का, ड्रग बी का। ड्रग ए में पहले हम समझते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखो दो वर्ड नज़र आ रहे हैं, एक एम ई सी, एक एम टी सी। ये जो एम ई सी है और एम टी सी है, एम ई सी से लेकर एम टी सी तक, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, इस एरिया या इस रेंज को हम लोग थेरापेटिक विंडो कहते हैं, ठीक है। सो डिफिनीशन तुम इस तरह भी लिख लिख लो, या फिर अगर तुम चाहो तो डिफिनीशन को तुम इस तरह भी लिख, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट इज़ द रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो कि एम ई सी से रिप्रेजेंट होता है, और एम टी सी का मतलब है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। तो इन दोनों के बीच में जो रेंज है, जो एरिया है, इसको हम लोग थेरापेटिक विंडो कहते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड डिफिनीशन हो गई इसकी, ठीक है। पहली ये ऊपर वाली है, सेकंड यहाँ से मैंने बता दी। अब हमारे पास दो ड्रग है, ड्रग ए, ड्रग बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंट को दिया ड्रग ए। अब ड्रग ए जब दिया तो ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में आहिस्ता से इंक्रीज़ होगी ना। सो यहाँ पे लेट सपोज ड्रग ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई, एम ई सी तक पहुँच गई। अब ये जो एम ई सी है, इस पे देखो यहाँ पे 5 एम जी लिखा हुआ है, मतलब 5 एम जी हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ड्रग ए के लिए। यानी कि ये वो कंसंट्रेशन है कि जिस पे ड्रग जो है वो इफेक्टिव बन जाता है, एक्शन शो करने लग जाता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो उस कंसंट्रेशन को हम लोग मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे ड्रग ए का हमारे पास 5 एम जी है। अब जैसे ही हमारे पास ड्रग ए 5 एम जी तक पहुंच गया, तो ये यहाँ पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा इस ड्रग ए का एक्शन 5 एम जी पे, जो कि इसका एम ई सी मिनिमम कंसंट्रेशन है एक्शन के लिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ड्रग इसके ऊपर अगर आएगा ना, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ तक ड्रग आ गया, कंसंट्रेशन जो है वो 5 एम जी से इंक्रीज़ हुई यहाँ तक 6-7 तक लेट सपोज, लेकिन 10 तक कभी नहीं पहुँची, ठीक है। और यहाँ से जब ड्रग ने एक्शन वगैरह प्रोड्यूस किया, मेटाबॉलिज्म हुआ ड्रग का, तो उसके बाद ड्रग जो है वो वापस बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वापस ज़ीरो हो जाती है। जाहिर सी बात है ड्रग बॉडी से वापस जब निकलेगा तो ड्रग की कंसंट्रेशन वापस नीचे ज़ीरो की तरफ ही आएगी ना। सो ये हमारे पास ड्रग एक एग्जांपल था कि इसमें हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन 5 एम जी थी, और इस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर भी जब ड्रग जाता है कंसंट्रेशन, तो उसमें भी वो एक्शन शो करता ही रहता है, ठीक है। तो जब बॉडी से ड्रग वापस एक्सक्रीट आउट हो जाए तो फिर वो ज़ीरो पे आ जाता है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ड्रग बी का। अब उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 5 एम जी है, लेट सपोज यहाँ पे 10 एम जी है, ठीक है। अब ड्रग बी मैंने दिया पेशेंट को, तो ड्रग बी के केस में क्या होगा कि शुरू में कंसंट्रेशन जब मैंने ड्रग दी ना पेशेंट को, तो पेशेंट की बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जब ये आया 5 एम जी पे, तो इसका भी मिनिमम एक्शन या मिनिमम कंसंट्रेशन जो है वो हासिल अचीव हो गया, तो यहाँ पे ड्रग बी भी एक्शन शो करने लग जाएगा। अब ये जो ड्रग बी है, लेट सपोज ये यहाँ तक आ जाता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है एम टी सी की ऊपर आ गई, जो कि है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, जो कि 10 एम जी है, यानी कि 10 एम जी से ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन पहुंच गई। सो ये ग्राफ लाइन यहाँ तक आ गया एम टी सी के ऊपर, यानी कि इसने मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के लेवल को भी क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पे जो है ये ड्रग बी जो है ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या फिर एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जब ये क्या करे, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के लेवल को रीच कर जाए, ठीक है।
तो ड्रग बी 10 mg के ऊपर जब आएगा तो ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ड्रग ए है, ड्रग ए सेफ ड्रग था ना, क्योंकि वो एमटीसी तक उसकी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं पहुंची। एंड ड्रग ए जो था उसका थेरापेटिक विंडो हाई था, हमारे पास सेफ ड्रग था। जबकि ड्रग बी का हमारे पास थेरापेटिक विंडो जो है वो नैरो था, कम था, जिसकी वजह से ड्रग